हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करेंगे थर्ड कार्नेटिक वॉर की। कार्नेटिक कौन सा एरिया है? ईस्टर्न घाट्स और बे ऑफ बंगाल के बीच के एरिया में, जहाँ पे फ्रेंच और इंग्लिश की बीच में राइवलरी हो रही है। किसके लिए? पावर के लिए, कि कौन सुप्रीम फोर्सेस बन के आएंगी। और इसके बाद में आपको पता ही है कि अंग्रेज ही बन के आते हैं। तो बेसिकली 1756 से 1762 के एंड तक लगभग 7 इयर्स वॉर चली, जिसको वॉर ऑफ 7 इयर्स ही बोला जाता है यूरोप में। उसमें ऑस्ट्रिया अपनी कुछ टेरिटरी को रिकवर करना चाहता था, जो वर्ल्ड हिस्ट्री में हम पढ़ सकते हैं। लेकिन अब उसके बीच में इंग्लिश और फ्रेंच का एक दूसरे के वर्सेस होना लाजमी था, और इंडिया में भी ऐसा हुआ। वर्ल्ड में तो था ही, लेकिन इंडिया में भी ऐसा हुआ। तो 1754 में आपको पता है कि सेकेंड कार्नेटिक वॉर खत्म हो गई थी, और उसके 2 साल बाद, या यूं कहें कि 1756 में रिलेशन खराब होना फिर से शुरू हो गए। एंड टू बी वेरी स्पेसिफिक, उसके 2 साल बाद 1758 में थर्ड कार्नेटिक वॉर शुरू हो गई। तो इसमें हुआ क्या था? सबसे पहले ब्रिटिशर्स ने बंगाल में चंदन नगर में फ्रेंच टेरिटरी पर अटैक किया और उसको छीन लिया। अब याद रखिए, ये कौन सी डेट बोली मैंने? 1756, और इसके बाद 1757 आएगा। तो 1757 में तो आपको पता है कि बैटल ऑफ प्लासी हुई। अब प्लासी की बैटल किसके बीच में हुई थी वो हम नेक्स्ट देखेंगे, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट एक बैटल थी, क्योंकि उसके बाद बहुत स्ट्रांगली जो ब्रिटिशर्स हैं वो इंडिया में अपनी पोजीशन बना लेंगे। तो बंगाल वाले एरिया में प्लासी के वॉर के टाइम पे 1756-1757 में अंग्रेज काफ़ी स्ट्रांग हो चुके थे। तो वो क्यों चाहेंगे कि फ्रेंच उनके अंगेस्ट रहें, उनके कंपटीशन में रहें? तो वो उनको हराना चाहते थे। तो ब्रिटिशर्स ने बंगाल में चंदन नगर पे अटैक किया, उसको छीन लिया। तो उस टाइम पे फ्रेंच गवर्नर थे जो लीड कर रहे थे फ्रेंच फोर्सेस को, वो थे काउंट डी लेली। काउंट डी लेली ने फोर्ट सेंट जॉर्ज पे कब्जा कर लिया, और फिर रही सही कसर तो उन्होंने मद्रास पे भी कब्जा कर लिया। और फिर हुई उन दोनों के बीच में, फ्रेंच और इंग्लिश के बीच में, एक डिसाइसिव बैटल, और उस बैटल को बोलते हैं बैटल ऑफ वेंडीवॉश। ये हुई थी जनवरी 22, 1760 में, जिसमें अंग्रेज बेसिकली जीत गए। और बस यहीं से फॉरेन पावर, यूरोपियन पावर्स में अंग्रेज सबसे सुपीरियर इंडिया में उभर के आए, और उसके बाद उन्होंने राज किया। ये बेंडीवोश तमिलनाडु के एरिया में पड़ता है। इसका एक्चुअल में हिंदी में नाम वृंदावशी था। कितना प्यारा नाम था, लेकिन उसको वेंडीवोश कर दिया गया। तो फ्रेंच की तरफ से थे काउंट डी लेली, और इंग्लिश की तरफ से थे सर अयरकूटे। इस बैटल के एंड में फ्रेंच ने पौंडीचेरी, जो उनका नर्व सेंटर था, माहे, जिंजी, कराईकाल, सब कुछ खो दिया। और बाद में 1764 में ट्रीटी ऑफ पेरिस हुई, तो फ्रेंच को ये सब टेरिटरीज वापस तो मिल गई, लेकिन उनको वापस मिल गई थी सिर्फ फैक्ट्रीज। उनके जो पॉलिटिकल एम्बिशंस थे, उनके पॉलिटिकल डिजायर्स थी, वो सब मर चुकी थी। तो जैसे कि पिछली वीडियो में हमने देखा कि पोर्टुगल पावर्स और डच पावर्स भी कमज़ोर हो गई थी, वो एक छोटे छोटे एनक्लेव्स बन के सिर्फ ट्रेड के पर्पज से वहाँ पे रह गए थे। बस वैसे ही फ्रेंच भी बन के रह गए, उनकी पॉलिटिकल एम्बिशंस खत्म हो चुकी थी। और 1759 में फिर डच और इंग्लिश के बीच में जो बैटल हुई थी, बैटल ऑफ बिदारा, तो उसमें डच भी हार गए थे। तो बैटल ऑफ बिदारा के बाद डच भी खत्म हो गए थे ऑलमोस्ट। तो अब सबको हराकर जो सुप्रीम फोर्स निकल के आएगी सब में से, यूरोपियंस में से, वो थी इंग्लैंड। अब इंग्लिश इतनी बड़ी सुप्रीम फोर्सेस बन के क्यों आए? इसके कुछ तो रीज़न होने चाहिए। इसके रीजंस में आप खुद देख सकते हैं कि एक्चुअली जैसे इकोनॉमिक लॉस हो गए तो फ्रेंच गवर्नमेंट ने डुप्लेक्स को वापस बुला लिया, किसी इंग्लिश मैन को वापस बुलाया गया, उन्होंने भी तो बैटल्स हारी थी। तो इसका मतलब क्या है कि गवर्नमेंट कंट्रोल, जो अपने देश की गवर्नमेंट का कंट्रोल था, वो फ्रेंच पे बहुत ज़्यादा था, इंग्लिश पे इतना ज़्यादा नहीं था। इंग्लिश अपनी मर्जी के हिसाब से डिसीजन ले सकते थे, वो बहुत सारे चीज़ों में, बहुत सारे डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस में स्वतंत्र थे। और आप बाद में देखेंगे भी कि जब रेगुलेटिंग एक्ट आएगा, उसके बाद कंपनी पर थोड़ी नकेल कसी जाएगी, उससे पहले तो कंपनी बिल्कुल फ्री थी। इसके अलावा अगर आप इंग्लैंड और फ्रेंच के बीच की बात ही करें, तो इंग्लिश के पास कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास जैसे बहुत सारे नर्व सेंटर्स थे, स्पेशली ये 3 तो इम्पॉर्टेंटली थे ही। लेकिन फ्रेंच के पास एक ही था, और वो था पौंडीचेरी। तो ऑफ कोर्स उनके पास फंड्स भी कम थे, फ्रेंच लोगों के पास फंड्स कम थे। इंग्लैंड के पास फंड्स की कमी नहीं थी, क्योंकि वो बहुत सारी ऐसी जगहों पे खुद को एस्टेब्लिश कर चुके थे जहाँ से वो रेवेन्यू बहुत ज़्यादा अर्न कर रहे थे, टैक्स फ्री ट्रेड कर रहे थे, उनके पास पोर्ट्स भी थी, वो नेवी को भी परमिट दे सकते थे कुछ कुछ एरियाज़ में। तो उनकी नेवी भी बहुत स्ट्रॉन्ग थी इंग्लिश की। इसके अलावा फ्रेंच के पास, अगर आप एक बहुत ज़्यादा नाम हिस्ट्री में सुनोगे तो आप ड्यूप्लेक्स का सुनोगे, लेकिन आप अगर
इंग्लिश लोगों की बात करोगे, लीडरशिप की बात करोगे तो उसमें बहुत सारे थे। आप आयर कूटे से बात करें या आप रॉबर्ट क्लाइव की बात करें या आप जॉन लॉरेंस की बात करें, अब ये वो नाम हैं जो बहुत स्ट्रॉन्ग लीडरशिप उभर के आई, जबकि फ्रेंच के पास कोई इतनी स्ट्रॉन्ग लीडरशिप नहीं थी। तो ये वो कारण थे जिनकी वजह से इंग्लिश एक सुपीरियर फोर्सेस की तरह सामने आई। इसके अलावा हम अगर वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हम समझते हैं कि उस टाइम में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी इंग्लैंड में आ चुका था, जिसकी वजह से मशीन्स और पावर्स, तो उनके पास इंजन बहुत स्ट्रॉन्ग थे, उनके पास मशीन्स अच्छी आ गई थी, जिसकी वजह से वो वर्ल्ड में सॉफ्ट पावर की वजह से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए थे। और अगर बात करें तो इंग्लैंड की जो मिलिट्री थी उसकी स्किल्स बहुत अच्छी थी, डिसिप्लिन बहुत अच्छा था, उसमें कोई ऐसे ही बात नहीं थी कि वो अनअवेयर रखेंगे किसी चीज़ से। वो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स कर रहे थे और उनको आर्मी तक पहुंचा भी रहे थे। फिर जो गवर्नमेंट थी इंग्लैंड की वो स्टेबल गवर्नमेंट थी, तो उसकी वजह से अनस्टेबिलिटी नहीं थी उनके एरिया में, उनके जोन में। जबकि फ्रेंच में आप जानते हो कि फ्रांसीसी क्रांति होगी जिसको फ्रेंच रेवोल्यूशन बोला जाएगा, नेपोलियन, ये सब होगा, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा अनस्टेबिलिटी आ चुकी थी। फिर जैसे अगर आप पोर्टुगीज़ से कंपेयर करें तो पोर्टुगीज़ रिलीजियसली बहुत इंटॉलरेंट थे, जबकि अंग्रेज़ ज़्यादा इस बात में उनको था नहीं इंटरेस्ट। उनका ज़्यादा कमर्स करने में, ट्रेड करने में ही इंटरेस्ट था, उनका इंटरेस्ट नहीं था कि वो क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड करें या ये सब कुछ, उनका इंटरेस्ट बहुत कम था। इसके अलावा वॉर की वजह से उनको लॉसेस तो बहुत हुए, लेकिन एक तो गवर्नमेंट की तरफ से उनको मिल गया, लेकिन दूसरी बात की उनको ट्रेड करना अच्छे से आ गया था और उन्होंने डेट मार्केट एक सिस्टम था उनका, जिसकी वजह से उन्होंने फंड रेज किए। जबकि 7 ईयर वॉर्स या उन सब वॉर्स की वजह से फ्रेंच और बाकी सब लोगों के फंड्स काफ़ी कम हो गए थे। तो इस तरह से अंग्रेज एक सुपीरियर फोर्सेस बन के आए। तो अब हम देखेंगे कि मुगल्स कैसे डिक्लाइन हुए और कौन सी पावर्स निकल के आई, वो हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे।